नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास के पार्ट 2 प्रश्न उत्तर को देखेंगे और यह 12th क्लास के हिस्ट्री के पार्ट 2 का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को इसमें एग्जर्व किया गया है, इसलिए अच्छा तरीक़ा से इसको देख लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 महाजन पदों का संक्षिप्त विवरण दे। यानी 16 महाजन पद, यह क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से यह क्वेश्चन जो है बहुत बार आए हुए हैं, क्योंकि 16 महाजन पद से यह क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, इसलिए अच्छा तरीक़ा से इसको देख लीजिए। देखिए 16 महाजन पदों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। 16 महाजन पद यानी आप समझ लो 16 महाजन पद क्या है। तो भारत में कुछ ऐसे जो प्राचीन काल में और अभी वर्तमान में भी है, तो प्राचीन काल में कुछ ऐसे जगह थे जो बहुत ही भव्य थे और उसी प्राचीन जगहों के बारे में वर्णन करना है। देखिए एक नंबर में क्या है, काशी। इस राज्य की राजधानी बनारस या वाराणसी थी। यह वरुणा और 80 नदियों के संगम पर बसा हुआ था। मगध सम्राट अजातशत्रु ने काशी पर अधिकार कर मगध में मिला लिया। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि 16 महाजन पद में जो काशी जो है यह इस राज्य की राजधानी बनारस या वाराणसी मानी गई है और यह 80 नदियों के संगम पर बसा हुआ शहर था। 80 नदियों के बीच में बसा हुआ एक शहर था। 80 नदी यानी ये नहीं समझिएगा 80 नदी है, 80 नदी यह नाम है नदी का, याद रखिएगा। और इसके जो सम्राट थे यानी मगध सम्राट अजातशत्रु ने इस पर अधिकार करके, काशी पर अधिकार करके अपने मगध में मिला लिया, यानी पटना में मिला लिया। मगध का प्राचीन नाम क्या है, तो पटना, यानी आज जो है वर्तमान में पटना जिसे कहा गया है, वह प्राचीन समय में मगध कहा जाता था। आगे देखिएगा, कोसल जो है, कोसल राज्य दो भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी कोसल और एक क्या है, दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती कही गई है और उसके बाद दक्षिणी कोसल की राजधानी की बात किया जाए तो यह कुशावती थी। कहाँ थी, कुशावती थी और यह सरयू नदी के तट पर बसा हुआ था। अजातशत्रु ने इस पर भी अधिकार करके अपने मगध में मिला लिया था। यानी अजातशत्रु बहुत ही महान और पराक्रमी शासक था और इसने जो है अधिकार करके इसमें यानी अपने मगध में मिला लिया। आगे देखिएगा 3 नंबर में इसी तरह से हम लोग जो है 16 महाजन पद का वर्णन करेंगे और यह जो है 5 नंबर में एग्जाम में आ रहा है, इसलिए अच्छा तरीका से इसको देख लीजिए। आगे क्या है, 3 नंबर में अंग प्रदेश की राजधानी चंपा थी। यहाँ का राजा ब्रह्मदत्त था। मगध के राजा बिंबिसार ने उसे हराकर मगध में मिला लिया। अब जो मगध के राजा जो हो गए थे अजातशत्रु के बाद, तो कौन, बिंबिसार। और बिंबिसार ने इसे भी पराजित करके, अंग को भी पराजित करके मगध में मिला लिया था। तो प्राचीन काल में जो पटना जो है, मगध जो है, वो बहुत ही भव्य था। इसके बहुत ही क्षेत्र थे, लेकिन अब तो इसके बहुत ऐसे क्षेत्र जो है कम हो गए हैं। आगे देखिएगा मगध, यही मगध यानी मगध के बारे में 16 महाजन पदों में सबसे अगर अधिक शक्तिशाली अगर कोई अगर था तो कौन, मगध था। इसलिए हम आपको पहले भी बताए हैं कि मगध के जितने भी शासक हुए हैं वह आसपास के सभी क्षेत्रों पर अधिकार करके मगध में मिला लिए हैं। इसकी पहली राजधानी राजगीर तथा बाद में पाटलिपुत्र कर दी गई। यानी प्राचीन काल में अगर पटना की अगर राजधानी कही जाती थी तो कहाँ, तो राजगीर, लेकिन अब जो है पाटलिपुत्र कर दी गई है। आगे जो है वज्जी, याद रखिए वज्जी, यह 8 गणों का संयुक्त राज था जिसमें सबसे अधिक प्रभावशाली था वज्जी। लिच्छवी थे और मगध के शासक अजातशत्रु ने इसे भी परास्त करके अपने में मिला लिया था, याद रखिएगा। तो मगध के जो शासक जितने भी हुए, वो शासक से जितने भी क्षेत्र हुए वह बचे नहीं, सब पर अधिकार कर लिया गया था। आगे देखिएगा मल्ल, तो वज्जी के जैसा मल्ल भी एक गणतांत्रिक राज्य था। यह राज्य 2 भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी कुशीनारा और उसके बाद दूसरे की राजधानी पावा, जिसे गोरखपुर कहा गया है। याद रखिएगा गोरखपुर का प्राचीन नाम अगर कहा जाएगा क्या था तब पावा। यह भी मगध का शिकार बना। उसके बाद जो है चेदी, यह राज्य यमुना किनारे पर बसा हुआ था और इसकी राजधानी सत्यवती थी। चेदियों के जो राजा शिशुपाल था और जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। यानी शिशुपाल जिसके गुनाहों को सजा जो
कृष्ण थे वह कृष्ण माफ़ किए थे, और उसके बाद जो है 1000 लगभग कुछ जो गलती के बाद उसके शीश जो है धड़ से अलग कर दिए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है आप महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। आगे जो है वत्स, यह राज्य भी यमुना नदी के किनारे था। इसकी राजधानी कौशाम्बी या वत्स कौशाम्बी थी। वत्स और अवंती एक दूसरे के दुश्मन थे, यानी वत्स और अवंती दोनों ही एक दूसरे के हमेशा दुश्मनी होता था इसमें। और कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। यही इंद्रप्रस्थ जी हाँ, जहाँ पर पांडव का पूरे तरह से महल बनाया गया था, और जिसके लिए लड़ाई भी हुआ था पांडव और कौरव में। आगे देखिएगा ध्यान से, 10 नंबर देख लेंगे। 10 नंबर क्या है उसको देखिएगा। कहा जा रहा है कि पंचाल राज्य 2 राज्यों में विभक्त था, एक उत्तरी पंचाल और दूसरी अहिछत्रा। और उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्रा थी, और दूसरी दक्षिणी की काम्पिल्य। देखिए पंचाल 2 राज्यों में विभक्त था, एक जो है उत्तरी और एक कौन सी दक्षिणी। उत्तरी पंचाल की राजधानी अगर कही गई है तो कौन, अहिछत्रा, और दक्षिणी की कौन सी, काम्पिल्य। यही पंचाल नरेश की राजकुमारी थी पंचाली, यानी द्रौपदी, याद रखिएगा। सूरसेन, यह इन सभी का उल्लेख जो है प्राचीन काल में आप देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, ग्रंथों की से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यह जो है सब प्राचीन काल के महाभारत से लिया गया है सब स्थान, जो अब जो है बहुत सारे जगह का नाम चेंज हो गए हैं। यह राज्य यमुना नदी के तट पर बसा हुआ था सूरसेन, और इसकी राजधानी मथुरा थी, जिसका आप लोग कह लें कि कौन चीज़ है, कृष्ण के समय यह सुने थे, मथुरा के साथ कृष्ण का भी नाम जुड़ा हुआ था। और मत्स्य, यह राज्य स्थान के क्षेत्र कहलाता था। इस राज्य की राजधानी विराट नगर थी। इसी तरह से आप अगला 13 नंबर को देखेंगे, तो 13 नंबर देख लीजिएगा। 13 नंबर देख लेंगे, अस्मक क्या है, अस्मक। तो अस्मक इस राज्य की राजधानी पोतन थी। यह गोदावरी के तट पर स्थित था। इसका संघर्ष हमेशा अवंती के साथ होता रहता था, यानी अवंती और अस्मक हमेशा ही एक दूसरे के दुश्मनी चलता रहता था। उसके बाद जान लेते हैं अवंती। तो मध्य भारत का सबसे शक्तिशाली अगर राज्य अगर कोई था तो कौन, अवंती था। यह राज्य 2 भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी अवंती और एक जो है उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, और दक्षिणी की राजधानी कही गई है कौन, दक्षिणी की महिष्मती, जिसका उल्लेख ये इसका भी उल्लेख जो है ना महाभारत काल से पहले के ग्रंथों में मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं गांधार। यह राज्य की राजधानी तक्षशिला थी, जिसका गांधार का जो है ना इसका भी उल्लेख महाभारत में मिलता है। गांधार राज्य की जो है रानी थी कौन, गांधारी थी, और यह व्यापार का केंद्र था। यहाँ का विख्यात राजा पुष्कर सारिन था। और उसके बाद है कंबोज। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। कौन था, पड़ोसी राज्य था। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर कही गई है। उसके बाद जो है अगला जो है 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से देख लेंगे, और यह जो है 1 नंबर क्वेश्चन में 16 महाजन पदों का वर्णन करना था, और इसमें देख लीजिएगा। कहा जा रहा है मगध के आरंभिक इतिहास की विवेचना करें। यही मगध यानी पटना के बारे में बताना है, और पटना के जो आरंभिक इतिहास के बारे में बताना है। तो देखिए मगध के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत और पुराणों से मिलती है, यानी इसकी अगर जानकारी की बात किया जाए तो यानी इसकी जानकारी महाभारत और पुराणों से मिलती है। और मगध का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था, और बृहद्रथ का प्रतापी पुत्र अगर कहा गया है तो कौन, जरासंध था, जिसका जो है ना उल्लेख महाभारत में मिलता है। और जरासंध और कृष्ण से युद्ध हुई थी, और ये जो है ना बहुत बड़ी पराक्रमी था। परंतु मगध का वास्तविक उत्थान हर्यक वंश के राजा बिंबिसार से आरंभ होता है। उसने अपने कूटनीति के बदौलत अवंती और गांधार को अपने अधीन कर लिया। कौशल की आगे क्या है कि कौशल की राजकुमारी से विवाह करने के उपरांत उसे दहेज में काशी मिला था। देखिए पहले जो है ना दहेज में सोना चांदी और रुपया पैसा नहीं लेकर जगह यानी क्षेत्र ले लिया जाता था, राज्य ले लिया जाता था, जिला ले लिया जाता था। उसी तरह से जो कौशल राजकुमारी से विवाह करने के उपरांत जो है उसे क्या मिला, दहेज में काशी मिला था। उसके बाद देखिएगा किसको, बिंबिसार को। आगे बिंबिसार ने अंग पर भी क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, उसे
मगध में मिला लिया। इसके बाद उसके पुत्र अजातशत्रु यानी बिंबिसार के पुत्र कौन थे, तो अजातशत्रु बैठा और अजातशत्रु जिसे अब बाप उसका अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता था और मगध में मिला लेता था, ठीक उसी तरह से बिंबिसार ने भी बहुत सारे क्षेत्रों को जीता और मगध में मिला लिया, जिसका उल्लेख हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में यानी 16 महाजन पदों में हम लोग देखे थे कि बहुत सारे क्षेत्रों को अधिकार करके अपने में मिला लिया था। अजातशत्रु के समय साम्राज्य का काफ़ी तेजी से विस्तार हुआ। अजातशत्रु का सबसे बड़ा संघर्ष वैशाली के लिच्छियों के साथ हुआ था। 364 ईस्वी में मगध के में नंद वंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद यानी जो है ना मगध में नंद वंश की मगध वंश के बाद नंद वंश की स्थापना जो है 364 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से समझ लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। 3 नंबर क्या है कि मौर्य इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत क्या है, यानी मौर्य काल के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए ये सारी क्वेश्चन को मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए आप अच्छा तरीके से इसको देख लो। देखिएगा मौर्य इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत क्या है। मौर्य इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की इंडिका कही गई है। यानी अगर आप मौर्य वंश के बारे में अगर पूरा तरह से जानो समझो तो 2 ग्रंथों को अगर आप समझोगे तो मौर्य वंश के बारे में समझ लोगे, एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका। तो याद रखिएगा ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो कौटिल्य और इंडिका के लेखक कौन है तो मेगास्थनीज, याद रखिएगा। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी लाने वाला हूँ, इसलिए यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन वो भी प्रेस करो ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ इसके बाद उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। उसके बाद देखिएगा अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं। यह ग्रंथ के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य अथवा कौटिल्य है। यानी इस ग्रंथ के अगर लेखक कहा गया है तो इसके जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो महामंत्री थे वह कौन, चाणक्य, और बाद में इसे उपाधि दे दी गई है किसको, कौटिल्य की। तो याद रखिएगा अगर आएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो ऑप्शन में चाणक्य बनाएगा तो कौटिल्य नहीं, और कौटिल्य बनाएगा तो चाणक्य नहीं, याद रखिए। इससे मौर्य वंश की संपूर्ण जानकारी मिलती है। 1909 में पहली बार यह ग्रंथ प्रकाश में आया। यह राजनीति शास्त्र पर पहली भारतीय पुस्तक है। यह ग्रंथ 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभक्त है। यानी देखिए आज जितने भी बड़े बड़े नेता लोग बने हुए हैं वह किसके पथ पर चलते हैं, तो किसके, तो यही चाणक्य के जो चाणक्य नीति है और जो दिया गया है अर्थशास्त्र के रूप में, तो इसी नीति को पढ़कर वह आगे बढ़ते हैं। तो यही नीति का प्रयोग लोग करते हैं और इनसे बहुत लोग सीखते भी हैं। इंडिका इसका लेखक मेगास्थनीज था जो यूनानी मूल का था, यानी कहाँ का था, यूनान का था। वह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मगध आया था और उस समय मगध का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और मेगास्थनीज अनेक वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। वह चंद्रगुप्त के शासन काल का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया है। यानी जो कहा गया है कि यह जो है यूनानी मूल के था कौन, तो मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जब आया था पटना तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को अपनी आंखों से प्रस्तुत किया था, यानी वह आंखों देखा हाल को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा कहा जा रहा है कि अशोक के अभिलेखों के विषय में आप क्या जानते हैं। तो अशोक और मौर्य सम्राट के अध्ययन के लिए अभिलेख महत्वपूर्ण है। अशोक के अभिलेखों को वंश के को प्रकाश में लाने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पदाधिकारी थे। यानी अगर कहा जा रहा है अशोक के अभिलेख के प्रकाश में लाने का अगर सबसे ज़्यादा अगर श्रेय अगर जाता है तो जेम्स प्रिंसेप के को जाता है। यह जो था ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई थी भारत में एक व्यापार वाणिज्य के संबंध में, और इसके एक पदाधिकारी थे। और 1837 में उन्होंने पहली बार अभिलेखों को पढ़ा और जिस पर ब्राह्मी लिपि और देवनाम प्रियदर्शी देवों के प्रियदर्शी कहा जाता है। तो उसको कहा गया है
उसके बाद उल्लेख था, इसका उल्लेख इसमें मिलता है। अशोक के जो अभिलेख को 4 भागों में बांटा गया है, एक स्तंभाभिलेख, एक शिलाभिलेख और लघु शिलाभिलेख और गुहा अभिलेख में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या योगदान है। तो इतिहास लेखन के लिए अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिलेख में लिखवाने वाले व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी, अभिलेख जारी करने की तिथि एवं इसका प्रयोजन, प्रशासनिक इकाई एवं अधिकारियों एवं आर्थिक स्थितियों की जानकारी होती है। यानी अभिलेख का लिखा इसलिए जाता है क्योंकि इसमें लिखवाने वाले व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाती है, और जो जब कब लिखाया जा रहा है उसकी तिथि, और उसके बाद जो है उसके आर्थिक स्थितियों के बारे में, यानी उसके क्षेत्र के, उसके राज्य के आर्थिक स्थितियों के बारे में भी इसकी जानकारी इससे मिलती है। अगला देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिएगा इस जो है ना, इस लेसन के जो लेसन 2 है, लेसन 2 से ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छा तरीके से इसको समझ लो। देखिएगा कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और यह जो था, कुछ विद्वानों का मानना है कि मौर्य क्षत्रिय थे, तो कुछ ने इन्हें शूद्र बताया है। यानी कुछ लोगों का मानना था कि मौर्य जो थे, वह मौर्य वंश जो जितने भी थे वे सारे क्षत्रिय थे, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये शूद्र थे, यानी छोटे जाति से आते थे। इतिहासकार जस्टिन उन्हें साधारण परिवार को मानते हैं, लेकिन इतिहासकार जस्टिन का कहना है कि वह साधारण परिवार से आते थे, यानी मिडिल क्लास से आते थे। चंद्रगुप्त की ख्याति मुक्तिदाता और विजेता के रूप में है। उसने मगध को अत्याचारी शासन घनानंद से मुक्त करवाया था। यानी सबसे बड़ा जो वहाँ के शासक जो था घनानंद, बड़ा ही अत्याचारी था, क्रूर था, और इसके अत्याचारों से मगध के जनता को बचाया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चाणक्य, दोनों ने मिलकर इससे मुक्ति दिलवाया था। इसमें सबसे अधिक सहयोग उसके गुरु चाणक्य ने की थी। उसके बाद देखिएगा चंद्रगुप्त की बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त से संधि कर ली थी। देखिए यह चंद्रगुप्त ने अपनी शक्ति, और यह शक्ति इसलिए भी बढ़ाया था क्योंकि इसके गुरु ने बहुत ज़्यादा इसको सहयोग किया था। तो 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त से संधि कर ली कौन? तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। यह सबसे बड़ी बात है, और भयभीत होकर इतना ज़्यादा यह भय फैला दिया। उसने अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया, किससे? चंद्रगुप्त से कर दिया। साथ ही एरियाना के 4 प्रदेश भी उसको दहेज में दे दिया। देखिए पहले यही होता था, मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि पहले यही होता था कि आप शादी अगर कर रहे हो तो दहेज में क्षेत्र देते हैं, राज्य देते हैं, जिला दिया जाता था। आज जो है पैसे जैसा बात नहीं होता था, कर लिया। साथ ही एरियाना के 4 प्रदेश भी दहेज में दे दिया। चंद्रगुप्त खुश होकर सेल्यूकस को 500 हाथियों का उपहार दिया था। चंद्रगुप्त भी खुश होकर उसको, यानी सेनापति जो था सेल्यूकस को, तो 500 हाथियों का उपहार दिया। इन सभी बातों का जिक्र मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में की है। यानी इसकी अगर सबसे अधिक अगर जानकारी अगर मिलती है तो मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका में इसका वर्णन मिलता है। अगला देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, बिंदुसार कौन था? इसके बारे में संक्षिप्त विवरण देते। बिंदुसार का शासनकाल 300 से 273 ईसा पूर्व रहा है। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यानी बिंदुसार अगर कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था कौन? बिंदुसार। इसके बारे में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मरे हुए माँ के गर्भ को काटकर इसका जन्म हुआ था। याद रखिएगा कि बिंदुसार की बात यही है कि मरे हुए माँ के गर्भ को काटकर इसका जन्म हुआ था। यानी इसकी माँ जो है, बिंदुसार की माँ मर गई, और कहा जाता है कि मरने के साथ साथ उसके माँ के जो गर्भ में जो संतान होते हैं वो भी मर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था इसके साथ। यानी गर्भ को काटकर इसका जन्म हुआ था, और इसका सांस चल रहा था। ये सबसे बड़ी बात है। उसने अपने पिता के द्वारा स्थापित साम्राज्य को बनाए रखा। साथ ही बौद्ध भिक्षु लामा तारानाथ का कहना है कि उसने 2 समुद्रों के बीच के देश पर विजय भी प्राप्त की।
और यह माना जाता है कि बिंदुसार के समय प्रशासनिक स्थिति ढीला पड़ गई थी, यानी प्रशासनिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, कानून व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। आगे देखिएगा, आगे जो है लास्ट क्वेश्चन को देख लेंगे हम लोग। 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। कहा जा रहा है कि अशोक के उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। बिंदुसार के कुल 16 पटरानियाँ थी, यानी देखिएगा ध्यान से, अशोक के उपलब्धि के बारे में बताना है तो बिंदुसार के कुल कितना पटरानियाँ थी? 16 पटरानियाँ थी, जिनसे 101 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में राजगद्दी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। बड़े पुत्र अशोक ने, यानी बड़े पुत्र कौन चीज़ है? अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर कि बिंदुसार के कुल 16 पटरानियाँ थी, 16 रानियाँ थी, जिनसे 101 पुत्रों की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। और 101 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी और 101 पुत्र ने राजगद्दी पर बैठने के लिए, मगध का सम्राट बनने के लिए एक दूसरे में युद्ध करने लगे। और उसके सबसे बड़े पुत्र कौन थे? अशोक ने 99 भाइयों की क्या कर दी? हत्या कर दी। देखिए अगर 101 में अगर कहने का अर्थ है कि ये जो है बड़े थे, तो अपने 99 भाइयों की क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करके आरंभ में वह जो है मगध का सम्राट भी बन गया। आरंभ में अशोक को चंडाशोक भी कहा गया है, परंतु बाद में वह धर्माशोक बन गया था, याद रखिएगा। और कलिंग का जो हुआ था लड़ाई, उसके बाद वह धर्माशोक बन गया। अशोक के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना कलिंग का युद्ध है। इसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, और परंतु इस युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया था। यानी वहीं कलिंग में क्या हुआ था कि जो वहीं स्त्रियां जो पुरुष का वेश बनाकर आ गई थी लड़ने, और कही कि हाँ हम अपने पिता, भाई और पति का बदला लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद जो है इनका हृदय परिवर्तन हो गया, बौद्ध धर्म अपना लिए और कहे कि आज के बाद से वह युद्ध नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो यहाँ तक यह क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। और यदि आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।